हेलो स्टूडेंट्स, आज डिस्कशन करेंगे नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। पिछले क्लास में हमने डिस्कशन किया था हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। नाइट्रेशन भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। मैंने बताया था क्यों ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखाता है, क्यों इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं दिखाता है। अगर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा तो बेंजीन का एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं दिखाता है, हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने डिस्कशन किया था हैलोजिनेशन के बारे में, आज डिस्कशन करेंगे नाइट्रेशन के बारे में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। देखो नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन से क्या होता है, बेंजीन तो हमारा क्या होगा, ये था हमारा बेंजीन बाबा, ये हो जाएगा हमारा नाइट्रोबेंजीन बाबा। ठीक है, रिएजेंट क्या यूज होगा, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, देखो रिएक्शन देख लो, ये था हमारा बेंजीन बाबा, ये हमारा नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, आगे चलते हैं तो इसका मैकेनिज्म देखते हैं। पहले जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल पहला स्टेप। सेकंड स्टेप क्या, फॉर्मेशन ऑफ आरएनएयम आयन। देन हमारा क्या होगा, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द आरएनएयम आयन। ठीक है, ये आरएनएयम आयन हो जाएगा, मतलब ईस्ट स्टेट में हमारा क्या हो जाएगा, एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप में रिमूवल ऑफ प्रोटॉन एंड हमारा एरोमेटिसिटी फिर से रीगेन हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्या होता है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो देखते हैं ये जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। इसीलिए हमारा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 यूज होता है। ठीक है, देखो हमारे जो NO2 प्लस होता है, ये होता है हमारा इलेक्ट्रोफाइल। ये जनरेट कैसे होता है, हमारा जो HNO3 का ऑक्सीजन था, हमारा H3SO4 का हाइड्रोजन को ये प्रोटोनेट हो जाता है। ठीक है, इससे हमारा H+ हाइड्रोजन लेके ये पहले प्रोटोनेट होगा, देन ये क्या होगा, एज ए वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। मतलब HNO3 का हमारा H2O था, ये H2O बन गया, मतलब प्रोटोनेट हो गया, फिर H2O हमारा वाटर बन के निकल गया और हमारा क्या रहेगा, NO2 प्लस। तो ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल। आया समझ में। तो ये क्या क्या, HNO3, ये हमारा H2SO4 क्या है, एसिड है, उससे हाइड्रोजन लिया, तो कहने का मतलब ये पहले प्रोटोनेशन हुआ। ठीक है, देन हमारा वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, NO2 प्लस फॉर्म हो गया, जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल है। तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल समझ में आएगा। फिर ये जाके हमारा बेंजीन रिंग के साथ रिएक्शन होगा अब। ठीक है, और मजा आएगा, क्या मजा आएगा सर, NO2 प्लस आया, इसके साथ रिएक्शन हुआ, मतलब ये उल्टा एरो हो गया, ऐसे होगा। ठीक है, देन हमारा ये वाला फॉर्म हुआ आरएनएयम आयन, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज फॉर्म है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज फॉर्म। ठीक है, समझ में आ गया इतना तक, समझ में आ गया या नहीं बताओ। हाँ जी सर, आ गया। आगे चलते हैं फिर इसी खुशी में। फिर क्या हुआ, हमारा वाटर मॉलिक्यूल आया, इस हाइड्रोजन को प्रोटॉन निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो गया, उसको रीगेन करना है, ये चला जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, हमारा ये फिर से एरोमेटिसिटी इसका रीगेन हो गया एंड NO2 प्लस, NO2 यहाँ ऐड हो गया, हमारा क्या हो गया, ये नाइट्रोबेंजीन। आया समझ में या नहीं आया बताओ, आया या नहीं आया, समझ में आ गया ना। हाँ जी सर बिल्कुल आया। तो फिर आगे चलते हैं इसी खुशी में। अब देखते हैं सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन से हमारा बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्रिपेयर होगा। ठीक है, रिएजेंट क्या यूज होगा, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखो ये है बेंजीन था, H2SO4, एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, ये होता है हमारा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्रिपेयर हुआ, रिएक्शन देख लिया। ठीक है, चलो अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म में वही स्टेप, पहले जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, देन फॉर्मेशन ऑफ आरएनएयम आयन, देन रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द आरएनएयम आयन। तो पहले हमारा देखो, पहले क्या हुआ, H2SO4 आपस में रिएक्शन करके क्या फॉर्म करेंगे, H2O प्लस एक रिएक्शन फॉर्म करेंगे, HSO4 माइनस फॉर्म करेंगे एंड SO3 फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, SO3 होगा, यही हमारा एज ए इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। ठीक है, देखो सॉरी, इसके साथ रिएक्शन होगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर अटैक किया, ये वाला हमारा फॉर्म हो गया SO3 माइनस एंड H,
ये हमारा हो गया आरई नियम आया, आरई नियम आया, ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलते हैं फिर। देन क्या होगा, देन HSO4 माइनस फिर से आएगा, इस प्रोटॉन को पकड़ के ले जाएगा और ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। देन हमारा ये फॉर्म हो गया SO3 माइनस। देन ये फिर H3O+ के साथ इसको एक हाइड्रोजन चाहिए ना, SO3 माइनस होकर रहेगा, इसको एक हाइड्रोजन चाहिए, ये फिर H3O+ से एक हाइड्रोजन ले लेगा, हमारा क्या होगा SO3H। ये हो गया हमारा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। देख लो एक बार क्या हुआ भाई, कुछ नहीं, SO3 है, SO3 एज ए इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया, ठीक है, मतलब SO3 के साथ रिएक्शन किया, क्योंकि सल्फर जो देखो इस स्टेप में, देखो सेकंड स्टेप में क्या हो, ये तीनों मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगाए तो ये क्या होगा इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट हो गया, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गया, ठीक है। तो ये बेंजीन का ये वाला इसको अटैक किया, ये फॉर्म हुआ हमारा आर्सेनियम आयन, देन डीप्रोटोनेट हो गया आर्सेनियम आयन, ठीक है, ये फॉर्म हुआ हमारा SO3 माइनस रहेगा, ये फिर से हमारा H3O+ से हाइड्रोजन लेके SO3H हो गया, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्रिपेयर हो गया। समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखते हैं। रिएक्शन एक रिवर्सिबल है, ठीक है, मैंने बोला बेंजीन सल्फोनिक एसिड एक सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, द रिएक्शन इज रिवर्सिबल, ठीक है। तो EA1 एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन रिक्वायर्ड व्हेन इंटरमीडिएट रिटर्न टू द इनिशियल स्टेट टू गिव बेंजीन एंड SO3, ठीक है। EA2 एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन व्हेन द इंटरमीडिएट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। ये हमारा क्या रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। तो इसका देखो पहले एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देख लेते हैं, फिर समझ में आएगा। ये EA1 क्या होता है, ये एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होता है इंटरमीडिएट से हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होने के लिए। EA2 यहाँ पे इंटरमीडिएट है, ठीक है, इंटरमीडिएट से देखो अगर ये बैकवर्ड जाएगा रिवर्सिबल रिएक्शन है, अगर यहाँ जाएगा EA1 हमारा क्या है, ये हमारा बैकवर्ड रिएक्शन, मतलब हमारा रिएक्टेंट तक आने के लिए जितना एनर्जी चाहिए, ठीक है। EA2 क्या है, प्रोडक्ट तक जाने के लिए जितना एनर्जी चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। देन क्या एक्सप्लेनेशन है फिर देखते हैं। Here EA1 equals to EA2 दोनों सेम है, therefore the intermediate can go in forward direction as well as backward direction to give products and reactant respectively, hence reaction is reversible. If the activation energy of any step is low, the intermediate would have gone in that direction, ठीक है। If hydrogen is replaced by deuterium, then first step will have no effect as it is a rate determining step, but in second step the energy of activation will increase and tendency of reaction to go backward increases। देखो कहने का मतलब यहाँ पे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में आप देख सकते हो E1 है हमारा बैकवर्ड रिएक्शन आने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, मतलब इंटरमीडिएट से रिएक्टेंट तक आने के लिए, एंड E2 क्या है इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट तक जाने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ पे देखो दोनों सेम है, मतलब E1 इक्वल्स टू EA2, EA1 इक्वल्स टू EA2, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एंड एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन दोनों सेम है। तो दोनों सेम है मतलब हमारा इंटरमीडिएट से रिएक्टेंट तक आ सकता है और प्रोडक्ट तक आ सकता है, इसलिए ये प्रॉपर रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है, हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर किसी एक का हमारा एनर्जी ज्यादा होता या लेस होता, मान लो यहाँ से इसका एनर्जी लेस, मान लो EA2 का एनर्जी लेस है EA1 से, देन ये सिर्फ फॉरवर्ड जाएगा क्योंकि हमारा जो इंटरमीडिएट से यह प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए लेस एनर्जी चाहिए कंपेयर टू इंटरमीडिएट से फिर रिएक्टेंट तक आने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या हो जाता है हमारा सिंगल रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जैसे दोनों हमारा सेम है, एक्टिवेशन एनर्जी दोनों का सेम है, मतलब बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी सेम है, तो इसीलिए ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। अगर हम हाइड्रोजन के प्लेस में ड्यूटेरियम ऐड कर देंगे तो सेकेंड स्टेप का क्या होगा, एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी हमारा क्या हो जाएगा, कहां गया, देखो अगर हम ड्यूटेरियम रिप्लेस कर देंगे देन क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में कुछ तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन सेकेंड स्टेप का क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। सेकेंड स्टेप का एक्टिवेशन एनर्जी मतलब कहने का मतलब EA2 ग्रेटर हो जाएगा EA1 अगर हाइड्रोजन को हम ड्यूटेरियम से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ बैकवर्ड रिएक्शन होगा, सेम है तो दोनों साइड हो सकता है रिवर्सिबल। अगर EA1 ग्रेटर है EA2 से देन फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, अगर EA2 ग्रेटर है EA1 से देन बैकवर्ड रिएक्शन होगा। और जब हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करेंगे ड्यूटेरियम के साथ तो हमारा क्या होगा, वो बैकवर्ड रिएक्शन होगा। ड्यूटेरियम मतलब सेकेंड स्टेप में जब H3O+ के साथ फिर SO3H ऐड हो रहा है, ठीक है, ये SO3D हो जाएगा इस स्टेप में, समझ में आ गया। Sulfonation of benzene is reversible reaction. If benzene sulfonic acid is heated with dilute acid,
then reaction proceed in reverse direction and desulfonation takes place। मतलब इसको अगर H2O+ के साथ हम डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे, हमें फिर से बेंजीन एंड सल्फोनिक एसिड, सॉरी बेंजीन एंड SO3 मिल जाएगा, ठीक है। then effect of isotope on sulfonation, देखो रेट ऑफ सल्फोनेशन क्या है, C6H6 ग्रेटर देन C6D6 ग्रेटर देन C6T6, मतलब ड्यूटेरियम एंड ट्राइटेरियम। तो सबसे रेट ऑफ सल्फोनेशन ज्यादा किसका है, जब इन केस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। दिस डिक्रीज इन रेट ऑफ सल्फोनेशन हैपेंस बिकॉज़ द रिएक्शन कैन प्रोसीड इन फॉरवर्ड, सॉरी बैकवर्ड रिएक्शन। हमने देखा जब एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम अभी भी डिस्कशन करके आ रहे हैं, मैंने बताया क्या, अगर हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे हम ड्यूटेरियम के साथ तो क्या हो जाएगा, हमारा हाइड्रोजन को जब रिप्लेस करेंगे ड्यूटेरियम के साथ वो बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगा। इसीलिए हमारा क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बैकवर्ड जा रहा है, हमें चाहिए फॉरवर्ड, तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। इन केस ऑफ आयोडीनेशन एंड सल्फोनेशन काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट्स आर ऑब्जर्व एज बोथ आर रिवर्सिबल रिएक्शन। जब बोथ आर रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है तभी हमारा काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट यूज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि जब हाइड्रोजन का आइसोटोप हम रिप्लेस कर रहे हैं ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम, रिएक्शन हमारा बैकवर्ड आ रहा है, ठीक है, क्योंकि फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी हमारा EA2 ज्यादा हो रहा है कंपेयर टू EA1, तो इसीलिए रिएक्शन बैकवर्ड आना पसंद कर रहा है, ठीक है। भाई तुम जा रहे थे, ठीक है, आगे जाने के लिए सामने एक मान लो एक गाय है, मतलब क्या उसको बोलते हैं, मान लो एक बहुत बड़ा माउंटेन है, ठीक है, सामने जाने के लिए, ठीक है, तुम यहां तक आ गए, पीछे जाने के लिए, बैकवर्ड जाने के लिए भी एक माउंटेन है, ठीक है, दोनों का हाइट सेम है। मतलब पहला कंडीशन अप्लाई करो, तुम एक रास्ते में जा रहे थे, ठीक है, मतलब ऐसे गए और ऐसे नीचे आ गए, ठीक है, सामने जाने के लिए भी एक माउंटेन है, पीछे जाने के लिए भी एक माउंटेन है, ठीक है, दोनों का हाइट सेम है, तो तुम क्या करोगे, आइए तुम्हारा मर्जी, यहां भी जा सकते हो यहां भी जा सकते हो, दोनों का हाइट सेम है, ठीक है। अगर मान लो सामने जाने के लिए हाइट थोड़ा सा छोटा है, ठीक है, तो तुम पीछे आओगे क्या, नहीं, सामने जाओगे, ठीक है, क्योंकि छोटा है। ये था सेकंड केस। थर्ड केस में मान लो सामने का बड़ा है और पीछे वाले से थोड़ा नीचे है, ठीक है, तो तुम आ तो गए थे, तुम्हें जाना था आगे, लेकिन देखा ये बहुत बड़ा है और सामने पीछे छोटा है, तो नहीं मैं इतना नहीं जाऊंगा, मैं पीछे चला जाऊंगा, ठीक है, यही बात यही है, रिएक्शन भी वही है, ठीक है। अगर दोनों सेम है रिवर्सिबल है, ठीक है। अगर फॉरवर्ड हमारा एक्टिवेशन एनर्जी मतलब क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी लो है तो वो फॉरवर्ड चला जाएगा, क्योंकि रिएक्शन को जाना था फॉरवर्ड, ठीक है, लेकिन मजबूरी से, जैसे तुम जा रहे थे, तुम्हें जाना है आगे जाना है, लेकिन मजबूरी से अगर ऊंचा पहाड़ आ गया, मतलब हाइट उसका ज्यादा है, ठीक है, तो तुम्हें पीछे हटना पड़ेगा। सिमिलरली वहीं पर रिएक्शन को जाना है आगे, लेकिन क्या होगा, जब हमारा एक्टिवेशन एनर्जी और फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा हो गया एंड एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड रिएक्शन लो हो गया, तो तुम बैकवर्ड आ गए, ठीक है, यही बात है। जब हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे ड्यूटेरियम के साथ, बैकवर्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी लो हो जाएगा, तो हमें पीछे आना पड़ेगा, ठीक है, बैकवर्ड रिएक्शन, तो इसीलिए हमारा रेट ऑफ सल्फोनेशन डिक्रीज हो रहा है। हेवियर आइसोटोप, तो इन केस ऑफ आयोडीनेशन भी हमारा जब हाइड्रोजनेशन पढ़ रहे थे, हाइड्रोजनेशन हमारा रिवर्सिबल था, सल्फोनेशन भी रिवर्सिबल, तो दोनों के केस में हमारा काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट आ गया, ठीक है। हेवियर द आइसोटोप स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड, हेंस इट विल बी मोर डिफिकल्ट टू ब्रेक द बॉन्ड एंड द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस। इसीलिए हमारा आइसोटोप जितना हेवियर होगा, बताया कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन ड्यूटेरियम एंड कार्बन ट्राइटेरियम में सबसे बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है कार्बन ट्राइटेरियम, देन कार्बन ड्यूटेरियम, देन कार्बन हाइड्रोजन। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा हो गया तो हमारा रिएक्शन में बॉन्ड ब्रेक होना जरूरी है, यहाँ पर था, ठीक है, कार्बन एंड हाइड्रोजन का बॉन्ड, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा हो गया, मतलब ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगा, ठीक है, तो इसीलिए हमारा रिएक्शन स्लो हो गया, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा हो गया एंड रिएक्शन स्लो हो गया, ठीक है। दिस इफेक्ट इज नॉट सिग्निफिकेंटली ऑब्जर्व इन ब्रोमिनेशन, क्लोरिनेशन एंड नाइट्रेशन बिकॉज दिस रिएक्शन आर इरिवर्सिबल, ठीक है, तो इसीलिए काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट हमारा नाइट्रेशन, क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन इनमें ज्यादा दिखाई नहीं देता है, ठीक है, क्योंकि वो रिएक्शन हमारा इरिवर्सिबल है। लेकिन जब रिवर्सिबल रिएक्शन आ जाता है तब हमारा काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट प्ले ए मेजर रोल, ठीक है, समझ में आ गया, एक बार देख लो, फिर आगे चलते हैं।